जोसेफ घोड़े पर सवार तेजी से जंगल के अंदर से गुजर रहा था। इस वक्त वो वहां अकेला था क्योंकि उसके साथी उसे छुपकर इसके गिर्द चल रहे थे, लेकिन जोसेफ की तेज नाक उनकी मौजूदगी को मुसलसल सूंघ रही थी। क्योंकि जंगल के माहौल का जोसेफ पर वाकई हैरत अंगेज असर होता था और उसके हवा से हमसा आम हालात की निस्बत सैकड़ों गुना ज्यादा तेज हो जाते थे। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था, लेकिन कहीं कहीं वो रुककर घोड़े से उतरता और फिर जमीन पर लेटकर जोर जोर से सूंघना शुरू कर देता, फिर उठकर घोड़े पर सवार होता और आगे बढ़ जाता। काफी दूर आ जाने के बाद जब उसने एक बार फिर जमीन को सूंघा तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। इस बार वो घोड़े पर सवार होने के बजाय पैदल ही दाएं तरफ को बढ़ता गया, फिर एक बड़ी झाड़ी के पास जाकर रुक गया। उसने इधर उधर की झाड़ियों को गौर से देखा। दूसरे लम्हे वो उछलकर खड़ा हो गया और उसके मुंह से ऐसी क्रीह आवाज निकलकर जंगल में गूंजती चली गई जैसे कोई लगड़ भगड़ इंतहाई खतरे की सूरत में चीखता है। ये उसका मखसूस कोड था और वही हुआ। 4 लम्हों बाद इधर उधर के दरख्तों के पीछे से इमरान और उसके साथी दौड़ते हुए उसके करीब पहुंच गए। क्या वो मिल गया है जोसेफ? इमरान ने तेज लहजे में कहा। यस पास, वो चूहा इस झाड़ी के नीचे किसी बिल में घुसा है, लेकिन मेरी बास नाक बता रही है कि वो बिल में घुसने के बाद यहाँ से निकलकर आगे चला गया है और उसके साथ कुछ औरतें भी हैं। यहाँ तक कि औरतों की बू मुझे नहीं आती, लेकिन इसके बाद औरतों की तेज बू आगे जाते महसूस हो रही है, जिसमें इस चूहे की भी बू शामिल है। जोसेफ ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा और इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और उसने झाड़ियों को हटा हटा कर देखना शुरू कर दिया। 4 लम्हों बाद जैसे ही उसने एक झाड़ी को हटाने की कोशिश की, झाड़ी इस तरह तेजी से एक तरफ हटती गई जैसे झाड़ी ना हो कोई दरवाजा हो, और अब वहां नीचे जाती हुई पुख्ता सीढ़ियां साफ दिखाई दे रही थी। जोसेफ, जवाना, जूलिया और मूर्ति बाहर रहेंगी, जबकि सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर मेरे साथ अंदर जाएंगे, इमरान ने मुड़कर कहा। फिर हाथ में पकड़ी हुई वो मशीन गन उठाए वो तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। सफदर, शकील और तनवीर भी उसके पीछे नीचे उतर आए और थोड़ी देर बाद उन्होंने इस पूरे अड्डे का जायजा लिया। वाकई ये एक छोटा सा लेकिन इंतहाई मजबूत अड्डा था, जिसमें ना सिर्फ सब सामान मौजूद था बल्कि बाज कमरों में तो इंतहाई जदीद अंदाज का सामान भी मौजूद था। ऐसा फर्नीचर जिसका तस्वुर भी इस दूर अफ्तादा इलाके में ये लोग नहीं कर सकते थे, और ये सारा फर्नीचर वगैरह रूसिया ही था। इमरान समझ गया कि ये अड्डा नावाशंगों को रूसियाहों ने किसी मकसद के लिए बना कर दिया होगा। बहरहाल उसे एक कमरे में जदीद किस्म का ट्रांसमीटर नजर आ गया। वो गौर से इस ट्रांसमीटर को देखता रहा। ये फिक्स फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर उसका बटन ऑन कर दिया, लेकिन ट्रांसमीटर बेजान रहा। इमरान ने मुंह बनाते हुए ट्रांसमीटर का बटन दोबारा ऑफ कर दिया। ट्रांसमीटर को शायद नकारा कर दिया गया था। अड्डा तो खाली पड़ा हुआ है, फिर वो नावा शंगू कहाँ चला गया? सफदर ने कहा। हम इस नावा शंगू के पीछे कब तक भागते रहेंगे? हमारा असल मकसद तो इस अड्डे को तबाह करना है, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, लेकिन अड्डा है कहाँ? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। कैप्टन शकील होंठ बेंच कर खामोश हो गया। क्या तुम आलात साथ नहीं ला सकते थे जिससे हम आसानी से अड्डा तलाश कर लेते? हम हाँ तो कबाइलियों के पीछे ना भागते फिरते, तनवीर ने जलाए हुए लहजे में कहा। मेरा ख्याल है इमरान साहब, इस नावाशंगू को भी शायद इसका इल्म ना होगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने गौर किया है इन लोगों को नावाशंगू को सिर्फ इसीलिए शामिल किया हुआ है ताकि किसी को अड्डे के बारे में इल्म ना हो सके। बाहर निकलते सफदर ने कहा। इस अड्डे को देखने के बाद मेरे जहन में यही ख्याल पैदा हुआ है, लेकिन अब दो ही सूरतें हैं हमारे पास कि हम जंगलों में घूम फिर कर इस अड्डे को तलाश करते हैं, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन है जहाँ तक आलात का ताल्लुक है जिससे अड्डा ट्रेस किया जा सके। तो ये अड्डा रूसिया ही है, और खुफिया अड्डे बनाते वक्त सबसे पहले वैसे ही आलात का तोड़ किया जाता है। अगर सिर्फ काफिरस्तानी ये अड्डा बनाते तो यकीनन जदीद तरीन आलात तक उनकी रसाई ना हो सकती, लेकिन रूसियाहियों के लिए जदीद तरीन आलात की फिटिंग कोई मुश्किल बात नहीं है। इसीलिए मैं नावा शंगू के जरिए इस अड्डे तक पहुंचना चाहता था, लेकिन इस अड्डे को देखने के बाद मैं समझ गया हूँ कि इन लोगों ने ये अड्डा नावा शंगू को अयाशी के लिए बनाकर दिया हुआ था ताकि वो काबू में रहे। क्योंकि पाशु ने हमें पहले ही बताया था कि 4 सफेद फार्म औरतें अचानक यहाँ पहुंच गई थी, फिर वो गायब हो गई। इमरान ने बड़े संजीदा अंदाज में कहा और बाकी साथियों ने सर हिला दिए। वो अब अड्डे से बाहर आ चुके हैं। जोसेफ वहाँ मौजूद नहीं था। जोसेफ कहाँ है? इमरान ने चौंक कर पूछा। वो अभी इधर दाएं तरफ क्या है? जवाना ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि इमरान कुछ और पूछता, अचानक दाएं तरफ कुछ फासले से जोसेफ की तेज चीख सुनाई दी और वो सब बुरी तरह से उछल पड़े। उसी लम्हे एक और इंसानी चीख जंगल में गूंज उठी और वो सब पागलों के अंदाज में इधर को दौड़ पड़े। लेकिन अभी वो अड्डे से थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि यकलहर जैसे गहरे बादलों में बिजलियां चमकती हैं, इसी तरह चमक पैदा हुई। इसके साथ ही इमरान के साथियों के हलक से चीखें निकली और वो सब बेइख्तियार जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। साई की आवाज के साथ ही एक खंजर इमरान के ऊपर से निकल गया। इमरान ने लंबा गोता लगाया, पर तेजी से एक बड़ी झाड़ी की ओट में चला गया। उसी लम्हे जंगल का वो हिस्सा अजीबो गरीब चीहों और आवाजों से गूंज उठा, जैसे बदरूहें मिलकर चीख रही हों। लेकिन इमरान होंठ बेंचे झाड़ी के पीछे ऊंधा लेटा हुआ था। उसकी मशीन गन उसके हाथों में थी। इन चीखों की आवाज के साथ ही काफी दूर तक फैले हुए दरख्तों से आदमियों ने नीचे छलांगे लगानी शुरू कर दी।
ان کے ہاتھوں میں بھالے تھے اور وہ بھالے لہراتے اور چیختے ہوئے ان طرف کو بڑھ رہے تھے۔ وہاں عمران کے ساتھی گھاس پر پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے مشین گن سیدھی کی اور دوسرے لمحے جنگل ترتراہٹ اور ان آدمیوں کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اسی لمحے دو اور مشین گنیں مختلف جگہوں سے ترترا اٹھی اور درختوں سے اترنے والے سارے افراد چند ہی لمحوں میں زمین بوس ہو گئے۔ عمران تیزی سے جھاڑی کے پیچھے سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دوڑا ہی تھا کہ یکلہت ایک بھالا ایک درخت کے پتوں میں سے برآمد ہوا اور سیدھا عمران کی طرف آیا۔ عمران تڑپ کر ایک طرف کو ہٹا اور بجلی کسی تیزی سے آنے والا بھالا اس کی پسلیوں سے رگڑ کھاتا ہوا گھاس میں جا گرا۔ اسی لمحے مشین گن ایک بار پھر تڑتڑائی، درختوں سے ایک آدمی چیختا ہوا اس طرف نیچے آ گرا جیسے دیواروں سے مردہ چھپکلی گرتی ہے، اور اسی لمحے صفدر، کیپٹن شکیل اور جوانا اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساتھیوں کو دیکھو، میں جوزف کا پتہ کرتا ہوں، عمران نے چیخ کر ان سے کہا۔ پھر مشین گن سنبھالے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دور آگے جانے کے بعد اسے جوزف نظر آ گیا جو کہ ایک جھاڑی کے قریب پڑا تھا۔ اس کے پہلو سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک قبائلی نوجوان پڑا ہوا تھا۔ اس کی گردن پر جوزف کے دونوں ہاتھ جمے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہی ساکت پڑے ہوئے تھے۔ عمران دوڑتا ہوا جوزف کی طرف بڑھا۔ عمران نے خنجر تیزی سے کھینچا، پھر اس نے جلدی سے ایک جھاڑی کے چھوٹے چھوٹے پتے توڑے اور جوزف کے زخم میں انہیں بھرنا شروع کر دیا۔ ان پتوں کے بھرنے سے تیزی سے نکلتا ہوا خون رک گیا۔ عمران نے جوزف کے ہاتھ اس نوجوان کی گردن سے علیحدہ کیے اور جوزف کو پشت کے بل کر کے اس نے دونوں ہاتھوں سے جوزف کے دل والی جگہ پر مخصوص انداز میں مالش شروع کر دی، کیونکہ اس نے جوزف کے جسم پر پھیلتی ہوئی نلاہٹ کے ساتھ ساتھ اس کے جسم سے نکلنے والے خنجر کی نوک پر موجود زہر کے مخصوص نشانات دیکھ لیے تھے۔ خنجر دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ زہر آلود ہے، اسی لیے اگر جوزف کا ناک اور منہ بند کر دیا جاتا تو ہوش میں آنے سے پہلے خون تک پہنچ جانے والا زہر زیادہ تیزی سے گردش کرنے لگ جاتا اور جوزف ہوش میں آنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتا۔ اسی لیے اس نے فوری طور پر ہوش میں لے آنے اور زہر کو زیادہ رفتار سے خون میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے اس کے دل کی مالش شروع کر دی۔ نتیجہ چند ہی لمحوں میں برآمد ہو گیا۔ جوزف نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی مٹھیاں بے اختیار بنچ گئیں۔ جوزف، یہ خنجر زہر آلود ہے اور میرے خیال میں اس پر آشانی بوٹی کا زہر لگا ہوا ہے، اور یہ زہر صرف پسینے کے راستے ہی نکل سکتا ہے، اسی لیے اٹھ کر خوب دوڑو یا پھر ڈنڈ نکالو، جلدی کرو، عمران نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اور جوزف سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے کراہتے ہوئے آہستہ آہستہ دوڑنا شروع کر دیا۔ گہرے زخم کی وجہ سے وہ زیادہ تیز نہ دوڑ سکتا تھا، لیکن ابھی اس نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ وہ یکلہت لہرا کر ایک دھماکے سے زمین پر جا گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ عمران کے ہونٹ بنچ گئے۔ جوزف کی حالت انتہائی خطرناک ہو گئی تھی۔ عمران دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا، لیکن وہاں اس کے ساتھیوں میں سے صرف جوانا موجود تھا۔ کہاں ہے سب؟ عمران نے چیخ کر کہا۔ وہ زخمیوں کو لے کر ادھر چشمے کی طرف گئے ہیں، ان کا خون ہی نہیں رک رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے چشمہ ڈھونڈ لیا ہے۔ جوزف کی کیا پوزیشن ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ اس کو مارا جانے والا خنجر زہر آلود تھا، جلدی کرو، آ کر جوزف کو اٹھاؤ اور چشمے پر لے چلو، ادھر آؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور جوانا اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ جوزف کے قریب پہنچ کر اس نے جھک کر جوزف کو اٹھایا اور کاندھے پر لاد کر چشمے کی طرف بھاگنے لگا۔ عمران اس نوجوان کی طرف بڑھا کیونکہ صرف اس کے پاس زہر آلود خنجر تھا، باقی خنجر اور بھالوں کی نوکیں زہر آلود نہیں تھی، اور عمران جانتا تھا کہ یا تو سارے خنجر اور بھالے زہر آلود ہوتے، یا پھر اگر ایک ہے تو جنگل کے رواج کے مطابق ایسا خنجر صرف سردار ہی رکھ سکتا تھا، اسی لیے یہی نوجوان ان حملہ آوروں کا سردار ہو سکتا ہے۔ نوجوان بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ جوزف نے اس کی گردن کو اس قدر زور سے دبایا تھا کہ وہ زیادہ حرکت کرنے سے معذور ہو گیا تھا، ورنہ جس طرح وہ گھٹا ہوا اور مضبوط جسم تھا، وہ اتنی آسانی سے بے ہوش ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ عمران نے اس کی نبض دیکھی اور پھر ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا۔ وہ جلد از جلد اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے یہاں ہوش میں لانے کی بجائے اسے اٹھا کر وہیں لے جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ چند لمحوں میں وہ اس چشمے تک پہنچ گیا جو گھنے درختوں کے جھنڈ میں تھا۔ جولیا کے بازو، مورتی کی گردن اور تنویر کے سینے میں خنجر کے زخم موجود تھے، لیکن کیپٹن شکیل اور صفدر نے اپنی قمیضیں پھاڑ کر زخموں پر پٹیاں باندھ دی تھی، اسی لیے خون رک گیا تھا، اور وہ تینوں تقریباً نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑے تھے کیونکہ خون کافی نکل جانے کی وجہ سے ان کی حالت خاصی کمزور تھی۔ صفدر کے بازو پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اب کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں جوزف کے زخم پانی سے صاف کرنے میں مصروف تھے۔ اس کا خیال رکھنا جوزف، عمران نے اس قبائلی نوجوان کو زمین پر پھینکتے ہوئے جوانا سے کہا، اور خود تیزی سے جوزف کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، جوزف کی حالت تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے، صفدر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ ہاں، زہر آلود خنجر مارا گیا ہے، کاش یہاں زہر مار بوٹی مل جاتی، لیکن وہ کہیں راستے میں بھی نظر نہیں آئی، عمران نے جوزف پر جھکتے ہوئے کہا۔ جوزف کے اب پورے جسم پر نہ صرف نلاہٹ جھلکنے لگی تھی بلکہ اس کے منہ کے کناروں سے بھی نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے بلبلے نکلنے لگ گئے تھے، اور یہ سب سے خطرناک علامت تھی، عمران کے ہونٹ سختی سے بھنچے ہوئے تھے۔ جوزف انتہائی تیزی سے موت کے منہ میں جا رہا تھا، لیکن عمران کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جس سے جوزف کو بچا سکتا۔ عمران کے ذہن پر شدید جنجلاہٹ سی طاری ہونے لگی۔ اچانک اسے اپنے ان بیگوں کا خیال آیا اور وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ بیگ کہاں ہے؟ وہ بیگ، عمران نے چیختے ہوئے کہا، پھر خود ہی وہ بے تحاشا اس اڈے والی جگہ کی طرف دوڑ پڑا کیونکہ وہ بیگ وہیں موجود تھے جب جوزف کی چیخ سن کر وہ سب دوڑے تھے۔ واقعی دونوں بیگ ایک بڑی سی جھاڑی کی اوٹ میں موجود تھے۔ عمران نے جھپٹ کر دونوں بیگ اٹھائے اور ایک بار پھر بے تحاشا انداز میں دوڑتا ہوا واپس چشمے کی طرف بڑھا۔
उसके साथ ही होन बेंचे खामोश खड़े थे। इमरान ने बैग जोसेफ के करीब जाकर रखे, फिर तेजी से एक बैग खोलकर उसने इसमें से एक डिब्बा निकाला और उसे खोलकर उसमें से एक लंबी सी शीशी निकाली। इसके जबड़े दबाओ जवाना, इमरान ने शीशी का ढक्कन खोलते हुए चीख कर कहा, और जवाना जोसेफ पर झपटा और उसने दोनों हाथों से उसके दोनों गालों पर दबाव डाला तो जोसेफ के बिंचे हुए जबड़े खुल गए। इमरान ने जल्दी से शीशी बंद करके दोबारा बैग में डाली, फिर दूसरे बैग में से उसने एक इंजेक्शन निकाला और उसे जोसेफ के बाजू में लगा दिया। जोसेफ की तेजी से बदलती हुई हालत में वाज़ेह ठहराव आ गया। मैंने जहर को वक्ती तौर पर तो रोक दिया है, लेकिन ये इसका इलाज नहीं है, इमरान ने होंठ बेचते हुए कहा। तो फिर इसका इलाज क्या है? सफदर ने पूछा। ये जहर सिर्फ पसीने के रास्ते निकल सकता है, लेकिन पसीना एक ही सूरत में आ सकता है कि जोसेफ उठकर खूब दौड़े, लेकिन दौड़ना तो एक तरफ, अब इसे आसानी से होश भी नहीं आ सकेगा। बहरहाल अब इतना वक्त तो मिल गया है कि इस कबायली से इस जहर के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, फिर तेजी से इस आदमी की तरफ बढ़ गया जिसके जिस्म में अब हल्की हल्की हरकत महसूस हो रही थी, और जवाना जो उसके सर पर खड़ा था उसे दोबारा बेहोश करने के लिए शायद उसकी कनपट्टी पर पैर की ज़रब लगाना ही चाहता था कि इमरान ने हाथ उठाकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने झुककर इस नौजवान को गर्दन से पकड़कर एक झटके से ऊंचा किया, और दूसरे लम्हे जंगल का वो हिस्सा एक जोरदार थप्पड़ की गूंज और इसके साथ इस आदमी के हलक से निकलने वाली चीख से थरा उठा। इमरान के जोरदार थप्पड़ से इस आदमी का ना सिर्फ गाल फट गया था, बल्कि उसके कई दांत भी उखड़कर मुंह से बाहर आ गए थे, और वो आदमी जमीन पर चीखता हुआ गिरा और बुरी तरह फड़कने लगा। इमरान थप्पड़ मारकर होंठ बेंचे खामोश खड़ा उसे फड़कता हुआ देख रहा था। चंद लम्हे फड़कने के बाद वो नौजवान जैसे ही संभला, इमरान की लात बिजली किसी तेजी से हरकत में आई और इस आदमी की कई पसलियां बैक वक्त टूटने की आवाज के साथ ही उसके हलक से इस कदर खौफनाक चीख निकली जैसे रूस के जिस्म से जबरन निकाली जा रही हो। लेकिन दूसरा लम्हा इमरान के लिए बेहद अंगेज साबित हुआ जब मुर्गे बिस्मल की तरह फड़कते हुए नौजवान ने यकलहत जंप लगाया और उसने किसी वहशी मेंढे की तरह उछलकर इमरान की नाफ पर जोरदार टक्कर रसीद करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि उसका सर इमरान के जिस्म से टकराता, इमरान का एक घुटना यकलहत मुड़कर ऊंचा हुआ। वो नौजवान हवा में कलाबाजी खाकर बुरी तरह चीखता हुआ नीचे गिरा ही था कि इमरान ने उछलकर उसके दूसरे पहलू पर जोरदार लात रसीद कर दी। इस बार दूसरी तरफ की पसलियां टूटने की आवाज सुनाई दी और वो वाकई इस तरह फड़कने लगा कि सबको मुकम्मल यकीन हो गया कि अब ये किसी सूरत भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इमरान होंठ बेंचे उसी तरह सर्द नजरों से उसे घूर रहा था। इस नौजवान का चेहरा बुरी तरह मसा हो गया था, आंखें ढेलों से काफी बाहर को निकल आई थी, उसकी नाक और मुंह से खून के कतरे रिसने लगे थे और वो इस तरह जमीन पर हाथ फेर और पटक रहा था जैसे उस पर मिर्गी का शदीद तरीन दौरा पड़ा हो। 4 लम्हे इसी तरह तड़पने के बाद वो यकलहत साकत हो गया। वो शदीद तरीन तकलीफ की वजह से दोबारा बेहोश हो गया था। इसे दरख्त के तने के साथ बांध दो, अब ये होश में आकर जल्द ही सब कुछ बता देगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा, और जवाना ने आगे बढ़कर उसे उठाया और एक दरख्त के तने के साथ खड़ा करके उसकी बेल्ट से ही उसके दोनों बाजू दरख्त के तने के साथ जकड़ दिए। इमरान ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर जड़ दिया। दूसरे लम्हे वो आदमी चीख मारकर होश में आ गया। उसकी आंखें कबूतर के खून से भी ज्यादा सुर्ख हो रही थी और सुर्ख होने के साथ साथ उसमें वहशत और खौफ के वाज़ेह तासुरात भी नुमाया थे। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने उसके दोनों नत्थों में 2 उंगलियां डालकर उन्हें एक झटके से ऊंचा करते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मम मम मकासू, इस नौजवान ने हज़ियाने अंदाज में चीखते हुए कहा। इमरान की उंगलियों के एक ही झटके ने उसके दोनों मजबूत नथने इस तरह चीर दिए थे जैसे इमरान की उंगलियों में तेज ब्लेड नस्ब हो। उसके चिरे हुए नत्थों में से अब खून भी बहने लगा था। तुम्हारे हंजर पर कौन सा जहर लगा हुआ था? इमरान ने उंगली मोड़कर उसका हुक्म बनाते हुए मकासू की पेशानी के दरमियान उभर आने वाली रग पर आहिस्ता से मारते हुए कहा, और इस रग पर लगने वाली जर्ब ने मकासू के पूरे जिस्म को इस तरह लर्जा दिया जैसे वो रेशे का मरीज हो गया था। कमटाई बूटी का जहर, मकासू ने इंतहाई खौफजदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसका तोड़ बताओ, इमरान ने एक बार फिर हुक की जरब लगाते हुए कहा। उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, ये मौत का जहर है, मौत का जहर है, मुझे मार डालो, तुम्हें मुकद्दस नावा चंगू का वास्ता, मुझे मार डालो, मकासू ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। चौड़े पत्तों और जर्द कांटों वाले फूल वाली बूटी को तुम कमटाई कहते हो? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। हाँ हाँ वही, उसे जर्द मौत कहा जाता है। मुकद्दस नावा शंगू के अलावा इसका जहर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुकद्दस नावा शंगू ने मुझे इस जहर को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। काश ये काला रीछ मुझ पर अचानक हमला ना कर देता तो मैं इस जहर से तुम सबका खात्मा कर देता, लाजमन खात्मा कर देता। इस तरह मैं मुअज़्ज़ज़ शरपा बन जाता, मगर ये काला रीछ मुझ पर अचानक आ गिरा और मैं बड़ी मुश्किल से उसके पहलू में हंजर मार सका। काश मुझे अंदाजा हो जाता कि इस कदर खामोशी से भी काला रीछ हमला कर सकता है। मकासू बुरी तरह चीखने के साथ साथ असुद सब कुछ इस तरह बताया चला जा रहा था जैसे कोई टेप ऑन हो गया हो। उसकी ज़हनी कैफियत सर्द और जालिमाना तशद्दुद के बाद यकीनन अब नॉर्मल हो चुकी थी, वरना बज़ाहिर मकासू इंतहाई मजबूत जिस्म और मोटे दिमाग का आदमी नजर आ रहा था और इस जैसे आदमी से पूछ गिछ करना खासा दुश्वार मसला था। लेकिन इमरान ने इस पर इंतहाई सर्द अंदाज में बगैर कुछ पूछे तशद्दुद करके
और फिर उसके दोनों नथने चीर कर उसकी पेशानी पर दिमाग को खून पहुंचाने वाली बड़ी रग को उबार कर उसके दहन कतई माऊफ करके रख दिया था। इस रग पर हल्की सी ज़रब भी मकासू के जहन में खौफनाक जलजला पैदा कर देती थी, और ये इसी जलजले का नतीजा था कि वो सब कुछ असुद बताए चला जा रहा था। नावा शंगू ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? इमरान ने उसकी रग को अंगूठे से दबाते हुए कहा, और रग पर दबाव पड़ते ही मकासू के हलक से इस कदर खौफनाक चीखें निकलने लगी कि जवाना जैसे आदमी के जिस्म में भी सर्दी की लहरें सी दौड़ने लगी। इमरान ने अंगूठा उठा लिया। बताओ, कहाँ हुक्म दिया था और कब? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मुकद्दस डेरे पर उसने मुझे बुलाया, फिर उसने मुझे हुक्म दिया, मकासू ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। साथ ही उसने बुलाए जाने फिर हुक्म की पूरी तफसील बता दी, और जो उसने बताया उससे इमरान समझ गया कि नावा शंगू किसी खुफिया रास्ते से निकलकर वापस शरपा गांव पहुंच चुका है। जवाना, वो घोड़ा कहाँ है जिस पर बैठकर जोसेफ आया था? इमरान ने मुड़कर पीछे खड़े हुए जवाना से पूछा। मालूम नहीं, तलाश करना पड़ेगा, जवाना ने जवाब दिया। जाओ उसे फौरन तलाश करो। अगर ये जहर वाकई इस कांटेदार जर्द फूलों वाली बूटी का है तो दुनिया में इसका एक ही तरियाक दरियाफ्त हो सका है, और वो है घोड़े का खून। जाओ उसे तलाश करो, फिर उसे यहाँ लाकर गोली मार दो। उसका खून जोसेफ के हलक में टपकाओ, जल्दी करो। ये जहर दुनिया के खतरनाक तरीन जहरों में से है, इमरान ने तेज लहजे में जवाना से मुखातिब होकर कहा। और फिर तो हमें भी जाना चाहिए, कैप्टन शकील और सफदर ने भी चौंक कर कहा, और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और वो तीनों बेख्तियार मुख्तलिफ सिमतों में भाग पड़े। तुम खंबा हो? इमरान ने पूछा। हाँ, मैं खंबा हूँ, हकीर खंबा। काश मैं मोअज़्ज़ज़ शरपा बन जाता, मकासू ने जवाब दिया। सुनो मकासू, अगर हम चाहें तो तुम मोअज़्ज़ज़ शरपा तो एक तरफ बराह रास्त नावा शंगू बन सकते हो। ताबात के बड़े लामा का मैं उतार हूँ। बोलो, बनना चाहते हो नावा शंगू? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। नावा शंगू और मैं हकीर खंबा? नहीं नहीं, फिर तो आसमान टूट पड़ेगा, मकासू ने इंतहाई हैरत और खौफ से भरे हुए लहजे में कहा। मैंने बताया तो है कि मैं मुकद्दस लामा का उतार हूँ। मैं चाहूँ तो जंगल में फिरने वाले किसी हिरन को भी नावा शंगू बना सकता हूँ। तुम तो फिर खंबा हो, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए थे जैसे वाकई वो कोई मुकद्दस आदमी हो। ओ काश मैं नावा शंगू बन सकता, मगर नहीं, मैं नहीं बन सकता। एक हकीर खंबा गुलाम तो बन सकता है, नावा शंगू नहीं बन सकता, मकासू ने सर हिलाते हुए कहा। तुम मेरे गुलाम बन गए हो तो फिर तुम शरपा के नावा शंगू खुद ब खुद बन जाओगे। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुकद्दस लामा को इत्तला मिली है कि मौजूदा नावा शंगा ने शरपा से गद्दारी की है। उसने सफ़ेद फार्मों को लकड़ी वाले जंगल में पनाह दी है ताकि वो लकड़ी वाले मुकद्दस जंगल को तबाह कर सके, इमरान ने कहा। ओ, इसीलिए वो पहले पहले नावा शंगू लकड़ी वाले जंगल में सफ़ेद फार्मों से मिलता रहता था। हाँ, मैं जानता हूँ, वो सफ़ेद फार्म लकड़ी वाले जंगल में रहते हैं। वो झाड़ियों से निकलते हैं और फिर अचानक झाड़ियों में गायब हो जाते हैं। मकासू खुद ब खुद बोल पड़ा। सुनो, क्या तुम लकड़ी वाले जंगल में जाकर किसी सफ़ेद फार्म को यहाँ उठाकर ला सकते हो? अगर तुम ऐसा कर लो तो तुम नावा शंगू बन सकते हो, इमरान ने कहा। नहीं, ऐसा नामुमकिन है। रास्ते में मौत का जंगल आता है और मौत का जंगल कोई पार नहीं कर सकता। हत्ता कि नावा शंगू भी अब पार नहीं कर सकता। वहाँ अचानक धमाका होता है और आदमी गायब हो जाता है। वहाँ मुकद्दस देवताओं का डेरा है, मकासू ने बुरी तरह इनकार में सर हिलाते हुए कहा। ये मौत का जंगल कहाँ से शुरू होता है? इमरान ने होंठ काटते हुए पूछा। जहाँ आंखों वाले दरख्त होते हैं, ये दरख्त देवताओं की आंखें हैं जो इस मौत के जंगल के पहरेदार हैं, मकासू ने जवाब दिया। लकड़ी वाला जंगल कितना बड़ा है? इमरान मुसलसल सवाल पर सवाल किए जा रहा था। बहुत बड़ा है, चाकू गांव से 10 गुना बड़ा, मकासू ने जवाब दिया। वो सफ़ेद फार्म जहाँ झाड़ियों से निकलते और गायब होते हैं, उस जगह की कोई खास निशानी? इमरान ने पूछा। हाँ हाँ, है निशानी, खंबा साहब निशानी जानते हैं। वहाँ पहले मोतियों वाली झाड़ियाँ हैं। इस जंगल के दरमियान में पहले मोतियों वाली मुकद्दस झाड़ियाँ जिन्हें काटा नहीं जाता, मकासू ने जवाब दिया। और इमरान ने इस तरह सर हिला दिया जैसे बात उसकी समझ में आ गई हो। पहले मोतियों वाली झाड़ी आमतौर पर इस जगह पैदा होती थी जहाँ सागवान के दरख्तों की कसरत हो, और वो समझ गया कि लकड़ी वाले जंगल में जहाँ सागवान के दरख्तों की कसरत है वहाँ की बात मकासू कर रहा है। उसी लम्हे जवाना घोड़े की भाग पकड़े उनके करीब पहुँच गया। सफदर और कैप्टन शकील भी उसके साथ थे। इमरान अब उनकी तरफ मतवज्जे हो गया। जवाना ने घोड़े की बाग छोड़कर कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतारी और दूसरे लम्हे फायरिंग से जंगल गूंज उठा। घोड़ा तड़प कर नीचे गिरा और उसके पूरे जिस्म से खून के फव्वारे से निकलने लगे। जवाना ने इस तड़पते हुए घोड़े को एक झटके से घसीट कर जमीन पर पड़े हुए जोसेफ के करीब किया। फिर उसके खून से चल्लू भरकर उसने जोसेफ के हलक में टपकाना शुरू कर दिया। कैप्टन और सफदर शकील उसकी मदद कर रहे थे। बस काफी है, इमरान ने कहा, और वो तीनों एक तरफ हट गए। अब वो सब गौर से देख रहे थे। घोड़ा इस दौरान ठंडा पड़ गया था, लेकिन उसका खून उसके जिस्म के गिर्द अभी तालाब की सूरत में फैला हुआ था। मकासू हैरत से इस सारे तमाशे को देख रहा था। हालांकि उसकी अपनी हालत जोसेफ से भी ज्यादा हंसता नजर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो आंखें फाड़े जोसेफ को देख रहा था। जोसेफ के चेहरे और जिस्म पर छाई हुई नीलाहट घोड़े के खून के बाद तेजी से गायब होनी शुरू हो गई।
जैसे जैसे नीलाहट गायब होती जा रही थी वैसे वैसे इमरान के सोते हुए चेहरे पर इत्मीनान के आसार फैलते जा रहे थे। तनवीर, जूलिया और मूर्ति भी अब मुकम्मल तौर पर होश में आ चुके थे और वो उठकर बैठे हुए ये सब कुछ देख और सुन रहे थे। जोसेफ की इंतहाई खतरनाक हालत देखकर उनके होंठ भी भिंचे हुए थे। खास तौर पर तनवीर के चेहरे पर शदीद अफसरदगी के आसार नुमाया थे। हालांकि इमरान की वजह से उसकी जोसेफ से कभी ना बन सकी थी, लेकिन इस वक्त तनवीर की हालत ऐसी थी जैसे जोसेफ की बजाय उसका सगा भाई मौत के मुंह में जा रहा हो। फिर जैसे ही जोसेफ ने कराहते हुए आंखें खोली, इन सब के चेहरे बेइख्तियार खिल उठे। ओ अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम ताबात के बड़े लामा के अवतार हो। कमटाई जहर का तोड़ सवाए देवताओं के और किसी को मालूम नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, चाहे मैं शर्पा बन सकूँ या नहीं, लेकिन मैं ताबात के बड़े लामा के अवतार से मुंह नहीं मोड़ सकता। मकासो ने यकलहा चीख चीख कर कहना शुरू किया। उसके चेहरे और आंखों से ऐसे तासुरात उभर आए थे कि इमरान समझ गया कि मकासो के दिमाग में ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो ताबात के बड़े लामा के नुमाइंदे हैं, इसीलिए उन्हें कमटाई जहर का तोड़ मालूम है। इमरान जानता था कि ताबात का बड़ा लामा पूरी दुनिया में फैले हुए बुद्धों का सबसे बड़ा पेशवा है और उसे ये लोग बुद्ध का अवतार समझते हैं, इसीलिए रूगर्दानी का तो तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता। ठीक है, मकासो को खोल दो, अब ये हमारा वफादार रहेगा। अगर इसने हमसे गद्दारी करने की कोशिश की तो फिर ताबात के बड़े लामा का कहर इस पर टूट पड़ेगा। इमरान ने इंतहाई संजीदगी से कहा। नहीं नहीं, मैं ये जुर्रत कैसे कर सकता हूँ कि अगर मुझे मालूम हो जाता तो मैं या मेरे साथी कभी तुम पर हमला ना करते। मुझे यकीन है कि तुम बड़े लामा के अवतार होने की वजह से मेरा कसूर माफ कर दोगे, मकासो ने कहा। और फिर जैसे ही मकासो के बाजू आज़ाद हुए, वो बिजली किसी तेज़ी से आगे बढ़ा और इमरान के सामने सजदे में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो मुकद्दस लामा के अवतार, मुझे माफ़ कर दो, मकासो ने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, उठकर खड़े हो जाओ, तुम्हें माफ़ कर दिया गया है, इमरान ने कहा। साथ ही उसने बदों का वो मखसूस अशलोक भी लामा की मुकद्दस जुबान में पढ़ दिया जो ऐसे मौक़ों पर लामा पढ़ते हैं। और मकासो एक झटके से उठ खड़ा हुआ और फिर रुकू के बल झुक गया। उसके कटे फटे चेहरे पर अब मुसरत का आबशार सा बहने लग गया था। मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम रहूंगा। मैं मुकद्दस बुद्ध की कसम खाकर कहता हूँ कि मकासो हमेशा तुम्हारा गुलाम रहेगा, तुमसे कभी गद्दारी नहीं करेगा, मकासो ने कहा। और इमरान मुस्कुरा दिया क्योंकि उसके नुक्ता नज़र से उसकी ये एक अहम कामयाबी थी। मकासो की मदद से वो इंतहाई आसानी से इस अड्डे तक पहुँच सकते थे। कोई ऐसा रास्ता बताओ मकासो जिस रास्ते से हम मौत के जंगल से गुजरे बगैर मुकद्दस जंगल तक पहुँच सके, इमरान ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। मुकद्दस उतार, ऐसा रास्ता सिर्फ नावा शंगू को मालूम है। मैंने खुद उससे सुना था कि वो जब चाहे इस रास्ते से गुजरकर सफ़ेद फार्म औरतें हासिल कर सकता है। वो नावा शंगू है, जंगल का मुकद्दस मुहाफिज, और जंगल खुद ब खुद उसे रास्ता दे देता है, मकासो ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। अच्छा सुनो, अब तुम इसी हालत में नावा शंगू के पास जाओ और उसे ये कहकर यहाँ लाओ कि तुम्हारे साथियों और हमारे दरमियान खौफनाक जंग हुई है और हम सब मारे गए हैं, लेकिन तुम अकेले हो, इसीलिए हमारी लाशें वहां तक नहीं ले जा सकते और उसे किसी तरह यहाँ लेकर आओ। बोलो, ला सकते हो उसे? ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है, इमरान ने कहा। नावा शंगू बहुत बड़ा दिमाग रखता है मुकद्दस उतार, वो इस तरह आसानी से मुझ खम्बा की बात ना मानेगा। हाँ, अगर तुम इस सफ़ेद फार्म औरत को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे एक पहाड़ी गार में बिठा दूंगा। नावा शंगू वहां तक लाजमन आ जाएगा, उसके बाद मैं उसे उठाकर भी वहां ला सकता हूँ। हाँ, मुझे इस सफ़ेद फार्म औरत के लिबास का कोई टुकड़ा साथ ले जाना पड़ेगा। नावा शंगू सफ़ेद औरत की बू दूर से सूंघ सकता है, मकासो ने जवाब दिया। ठीक है जवाना और कैप्टन शकील, तुम दोनों जूलिया और मकासो के साथ जाओगे, और जूलिया तुम इसे अपनी जैकेट उतार कर दे देना ताकि नावा शंगू को मुकम्मल तौर पर यकीन आ जाए। इसके बाद ये जिम्मेदारी तुम तीनों पर होगी कि इस नावा शंगू को तुमने जिंदा यहाँ लेकर आना है, इमरान ने कहा। ठीक है, जूलिया ने सर हिलाते हुए कहा। फिर वो मकासो के साथ चले गए। उनकी जाने के बाद इमरान ने दोनों बैग खोले ताकि इत्मीनान से जोसेफ और दूसरे जख्मियों की बैंडेज कर सके। बस ये इमरान इंतहाई खतरनाक आदमी है, ये नावा शंगू के बस का रोग ही नहीं है, हमें खुद उसके मुकाबले पर उतरना पड़ेगा, क्रिश्चियन ने होंठ चबाते हुए कहा। इस वक्त कमरे में रास्कोफ, नारोफ और क्रिश्चियन तीनों मौजूद थे। सामने स्क्रीन पर जंगल के इस हिस्से का मंजर मौजूद था जहां चश्मा था। उन्होंने इस मशीन के जरिए इमरान और उसके साथियों के जंगल में दाखिल होने से लेकर अंदर जाने फिर बाहर निकलने के तमाम मनाजिर देखे थे। खम्बा अफराद के ग्रुप को भी उन्होंने जंगल में दाखिल होकर उन्हें घेरते हुए चेक किया था। इस वक्त इन तीनों को इस बात का कतई यकीन था ये खम्बा जिस पुरस्कार अंदाज में उन्हें घेर रहे हैं, ये उनकी मौजूदगी से बेखबर हैं। वो इन्हें लाजमन मार कर रहेंगे, लेकिन इसके बाद उनके दरमियान होने वाली जंग से लेकर इस खम्बा नौजवान के इमरान के आगे सजदे में गिरने तक का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्योंकि इस मशीन के जरिए वो सिर्फ मंजर देख सकते थे, बातचीत नहीं सुन सकते थे, इसीलिए इसे उन्होंने यही अंदाजा लगाया कि इमरान ने इस खम्बा नौजवान को किसी तरह अपना मती बना लिया है। इसके बाद खम्बा सफ़ेद फार्म औरत और इमरान के दो साथियों को साथ लेकर इस तरफ को चला गया जिधर शर्पा गांव चाकू था, और इमरान अपने साथियों की बैंडेज में मसरूफ हो गया। इस वक्त क्रिश्चियन बोल पड़ा था कि इमरान नावाशंगू के बस का रोग नहीं है। तुम दुरुस्त कह रहे हो क्रिश्चियन, ये लोग वाकई खतरनाक हैं, इनके लिए हमें कुछ और ही प्लानिंग करना होगी, रास्कोफ ने होंठ चबाते हुए कहा।
बॉस, अगर किसी तरह ये हमारे रेंज एरिया में आ जाए तो फिर हम इनका खात्मा कर सकते हैं, वरना तो कोई टीम भेजी गई तो हमें रेंज एरिया बंद करना होगा और ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, नारोफ ने कहा। मसला तो यही है कि जिस जगह पर ये मौजूद है वो एरिया बुलंदी पर है और इसीलिए हम सिर्फ टेलीव्यू से उन्हें देख तो सकते हैं लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, रास्कोफ ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। बस मेरे जहन में एक तजवीज़ आई है, क्यों ना हम मार्टिना को कॉल करके उनकी तरफ भिजवा दे, इस अंदाज में जैसे वो अचानक उनके सामने आ गई हो। लाजमन ये उसे पकड़ेंगे और उससे मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। मार्टिना बेहद ज़हीन लड़की है, वो इन्हें चक्कर देकर रेंज एरिया, मेरा मतलब है मौत के जंगल में ठीक इस स्पॉट तक ले आएगी कि एक बटन दबते ही ये सब धुआं बनकर गायब हो जाएंगे, क्रिश्चियन ने कहा। हाँ, ऐसा हो तो सकता है लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम मार्टिना को A10 साथ दे दें, इस तरह A10 की वजह से उस पर रेंज का असर नहीं होगा और वो बच जाएगी, रास्कोफ ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन बॉस, अगर उनके हाथ A10 चढ़ गया तो फिर रेंज एरिया उनके लिए फ्री हो जाएगा, नारोफ ने कहा। नहीं, मार्टिना बेहद होशियार लड़की है, मैं उसे ब्रीफ कर दूंगा, बुलाओ उसे जल्दी, रास्कोफ ने तेज लहजे में कहा और नारोफ उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक नौजवान और खूबसूरत रूसियाही लड़की को साथ लेकर आ गया। मैंने इसे A10 भी दे दिया है और इसे ब्रीफ भी कर दिया है, बाकी आप समझा दें, नारोफ ने कहा और रास्कोफ ने उसे मजीद सूरत हाल बता दी। और बॉस, आप कतन बेफिक्र रहे, मैं उन्हें बहुत आसानी से हैंडल कर लूंगी, मैं उन्हें पॉइंट 1 पर ले आऊंगी, आप पॉइंट 1 फायर कर देंगे तो ये लोग वाकई धुआं बनकर रह जाएंगे, मार्टिना ने सर हिलाते हुए कहा। देखो, ये लोग इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट हैं, इसीलिए तुम्हें बेहद होशियार रहना होगा, खास तौर पर A10 तो किसी सूरत भी उनके हाथ नहीं लगना चाहिए, रास्कोफ ने कहा। बस A10 की तरफ से आप कतई बेफिक्र रहें, मैं उसकी अहमियत जानती हूँ, इसीलिए उसे ऐसी जगह रखूंगी कि वो उसे किसी भी तरह हासिल नहीं कर सकेंगे, मार्टिना ने जवाब दिया। ओके, तुम रवाना हो जाओ, A10 की वजह से तुम्हें रेंज एरिया में कोई खतरा नहीं है। अरे हाँ नारोफ, इसे A11 भी दे दो ताकि हम इसकी और इन लोगों की बातचीत भी सुन सके, रास्कोफ ने चौंक कर कहा। बस, आप मुझे टॉप सुपर 1 दे दें, वो मैं कानों में पहन लूंगी, इस तरह उन्हें शक नहीं होगा, मार्टिना ने कहा। नहीं, वो इमरान इन टॉप्स को देखते ही पहचान लेगा, वो इस मामले में बेहद बहाबर आदमी है, S11 ठीक रहेगा, वो तुम्हारे लिबास के अंदर छुप सकता है, क्रिश्चियन ने कहा। ठीक है, मार्टिना ने फौरन ही इस बात में सर हिलाते हुए कहा। नारोफ, S11 देकर स्पेशल गेट खुलवाकर मार्टिना को बाहर भिजवा दो, रास्कोफ ने कहा और नारोफ उठकर मार्टिना को चलने का इशारा करके बाहर की तरफ बढ़ गया। मार्टिना भी मुस्कुराती हुई उसके पीछे चल पड़ी। मेरा ख्याल है मार्टिना लाजमन उन्हें रेंज एरिया में ले आने में कामयाब हो जाएगी, मार्टिना के बाहर जाते ही रास्कोफ ने कहा और क्रिश्चियन ने भी सर हिला दिया। हमें चेकिंग के लिए मेन कंट्रोल पर जाना होगा, तुम भी साथ आओ, तुम चूंकि इन लोगों के नफ्सियात जानते हो इसलिए तुम बर वक्त मशवरे दे सकते हो, रास्कोफ ने कहा और उठ खड़ा हुआ। क्रिश्चियन भी मुस्कुराता हुआ उठा। रास्कोफ ने मशीन ऑफ की, फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए इस कमरे से बाहर निकल गए। इस बार हमारी लाइन ऑफ एक्शन बुरी तरह उलझ गई है, इमरान साहब, सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो इस वक्त चश्मे वाले झुंड में लेटे हुए थे। हाँ सफदर, तुम दुरुस्त कह रहे हो, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम इस दलदल से कैसे निकले। मेरा आइडिया था कि हम नावा शंगू को चक्कर देकर उससे अड्डे के मुतालिक मालूमात हासिल कर लेंगे और फिर इस जंगल में दाखिल होकर इस अड्डे पर रेड कर देंगे, लेकिन यहाँ पहुंचते ही हालात कुछ इस कदर तेजी से और हिलाफत वक्त तौर पर बदले हैं कि वाकई कोई सही लाइन ऑफ एक्शन समझ में नहीं आ रही, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, दरअसल इस बार आपने नावा शंगू को बुनियाद बना लिया है, हालांकि मेरा ख्याल है कि नावा शंगू को इन लोगों ने इस कदर अहमियत ना दी होगी कि वो अड्डे तक हमारी रहनुमाई कर सके, सफदर ने कहा। मैं दो बातों के लिए नावा शंगू को अहमियत दे रहा हूँ, एक तो ये कि नावा शंगू के लिए उन्होंने लाजमन मौत के जंगल में कोई खास रास्ता रखा होगा, क्योंकि नावा शंगू पर ये इस कदर एतबार ना करे तो फिर उनका अड्डा खुफिया नहीं रह सकता। जहाँ तक मैं इस नावा शंगू को समझा हूँ, ये पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता नौजवान है, उसकी कमजोरी सिर्फ सफ़ेद फार्म औरतें हैं, क्योंकि ये ग्रेट लैंड में पला है, इसीलिए उसके जहन में उनका नक्श रास्ते है। मैं वो रास्ता जानना चाहता हूँ, वरना अगर हम वैसे ही इस जंगल में घुस गए तो न जाने किसी दरख्त और किसी झाड़ी में से हम पर कोई खौफनाक साइंसी हरबा इस्तेमाल हो सकता है, जिससे बच निकलना नामुमकिन है, क्योंकि घने जंगल में बचाव नामुमकिन है। दूसरी बात यह कि हमें यह भी मालूम नहीं कि उन्होंने कैसे कैसे आलात जंगल में फिक्स कर रखे हैं, इमरान ने कहा। आपकी बात वाकई दुरुस्त है, इस तरह अंधाधुंध जंगल में दाखिल होना वाकई खुदकुशी के मुतरादिफ है, लेकिन अगर नावा शंगू भी ऐसा रास्ता ना जानता हो या वाकई इन लोगों ने इसके लिए कोई ऐसा रास्ता ना बनाया हो तो फिर, सफदर ने कहा। फिर यही हो सकता है कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अकेला जाकर सूरत हाल को चेक करूंगा, इमरान ने जवाब दिया। ये कैसे मुमकिन है इमरान साहब, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। यार मुमकिन क्यों नहीं, तुम सब सीक्रेट सर्विस के मेंबर हो, तुम्हारी तो वाकई मुल्की लेवल पर अहमियत है, मैं तो हुआ किराए का सिपाही, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर बेइख्तियार कहा मारकर हंस पड़ा।